हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ध्यान से एक एक चीज सुनिए और समझिए। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। देखिए, सपोज मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने क्रेडिट सेल करी मिस्टर बी को, ठीक है। अब मिस्टर ए ने जब क्रेडिट सेल करी मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी ने कहा कि आई विल पे आफ्टर 3 months। मैं आपको पेमेंट करूंगा बट 3 महीने के बाद करूंगा। बात समझ में। अब ऐसे कैसे विश्वास कर लिया जाए मिस्टर बी के ऊपर कि वो 3 महीने बाद पेमेंट कर ही देंगे। कोई एविडेंस तो होना चाहिए। तो मिस्टर ए ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाकर मिस्टर बी को भेजा। एक डॉक्यूमेंट भेजा मिस्टर बी को। उस डॉक्यूमेंट में बेसिकली क्या है, डिटेल्स ऑफ सेल एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट। टर्म्स ऑफ पेमेंट यही कि वो 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। और उन्होंने बोला मिस्टर बी को कि भैया आप इस डॉक्यूमेंट को साइन कर दो, ठीक है। मिस्टर बी ने उस डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया। अब ध्यान से देखें, जैसे ही मिस्टर बी ने उस डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया, वो डॉक्यूमेंट जो है आफ्टर साइन बन गया बिल्स पेबल, या आप कहो से अभी सिंपल वर्ड्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट जब तक मिस्टर बी ने उसे साइन नहीं किया था, बिफोर साइन, वो डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का क्या था, ड्राफ्ट था। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज उस डॉक्यूमेंट को कब बोलोगे, जब मिस्टर बी से क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। साइन कर देंगे या उसको मैं दूसरे वर्ड में बोलूं, एक्सेप्ट कर लेंगे। बिफोर द साइन ऑफ मिस्टर बी इट इज जस्ट एन ड्राफ्ट। समझ में आई बात। मिस्टर बी ने सेंड करके वो भेज दिया मिस्टर ए को। बात समझ में। अब वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो मिस्टर ए के लिए कहलाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मिस्टर ए के लिए वो कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल। जबकि मिस्टर बी के लिए वो कहलाएगा बिल्स पेबल। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है उसको लिखने के भी तरीके अलग अलग हैं। फ्रॉम मिस्टर ए पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी बिल्स रिसीवेबल एंड फ्रॉम मिस्टर बी पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी बिल्स पेबल। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है जी। अच्छा, ये चार्ट आप बना लीजिएगा। एंड अगर आप यहाँ पर देखें, कैन आई से कि मिस्टर ए ने क्रेडिट सेल करी था मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी जो है वो कौन हुए, डेटर, क्योंकि उन्होंने पेमेंट करनी है। यस और नो। और क्रेडिट सेल जब करी थी, डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं, बी को जब सेल करी तो बी कौन बन गया था, डेटर। और ए कौन है, क्रेडिटर। भाई ए जो है वो बी को क्या बोलेंगे, डेटर, पैसे लेने। बी जो है ए को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, क्योंकि पैसे देने हैं। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो 1 मार्क का बनता है वो ये, इन्होंने क्रेडिट सेल करी डेटर को, इन्होंने क्रेडिटर डॉक्यूमेंट भेजा। डॉक्यूमेंट जब तक साइन नहीं हुआ था, ड्राफ्ट था। साइन होने के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बी के लिए बन गया बिल्स पेबल और ए क्या कहलाएगा, बिल्स रिसीवेबल। बी कौन है, अगर आप देखो, डेटर। जबकि ए कौन है, क्रेडिटर। हाँ या ना। तो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये, क्रेडिटर होल्ड्स बिल्स रिसीवेबल, जबकि डेटर होल्ड्स बिल्स
पेबल। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली हमारा एग्ज़ाम के अंदर गलत हो जाता है, क्योंकि हम बिल्स रिसीवेबल को असेट मानते हैं और डेटर भी असेट होता है, तो सेम सेम नज़र आने लग जाता है और यहीं पर आप फंस जाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको आप हाईलाइट करके अपनी बुक्स में सजा के लिख लीजिए। तो यहाँ तक आपको सारी बातें होपफुली समझ में आती हैं। अब देखिए, इस केस के अंदर जो बिल है वो किसने बनाया था? मिस्टर ए ने, और मिस्टर बी ने क्या किया था? उसे साइन किया था। तो हम यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। जो बिल ड्राफ्ट करता है, जो बिल बनाता है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉअर, और जिसने उसे एक्सेप्ट किया, साइन किया, उसको हमने क्या नाम दिया? ड्रॉई। बात समझ में आई? तो ड्रॉअर एंड ड्रॉई। ड्रॉअर कौन होता है? क्रेडिटर। ड्रॉई कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर ड्रॉई? डेटर। ठीक है, चलिए। अच्छा, एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया ड्रॉअर ड्रॉई होता कौन है, तो क्या लिख के आओगे? आप लिखोगे ड्रॉअर इज द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। ठीक है, बेसिकली आप बेशक ब्रैकेट में लिख सकते हो ड्राफ्ट। ड्रॉई इज द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल। ड्रॉई वो पर्सन है जो बिल को एक्सेप्ट करता है, हु एक्सेप्ट्स द ड्राफ्ट या बिल। तो यहां तक होपफुली आपको मेरी सारी बातें A to Z कन्वे हो रही। अब एक कॉन्सेप्ट जो मैं इसके बाद करवाने जा रहा हूं आपको, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट। अब ये क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट? ध्यान से देखिए। देखिए, सपोज मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया ऑन 1st of May 2017। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ बिल है 3 months। मतलब जिन पे बिल ड्रॉ हुआ है उनको पेमेंट करनी है आफ्टर 3 months। अब 1 मई 2017, इसमें अगर मैं 3 महीने जोड़ दूं तो जो डेट निकल के आती है 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 अगस्त 2017, यही निकल के आती है। 1 मई से 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। इस डेट को हम बोलते हैं टेक्निकली कि ये हमारी ड्यू डेट है। क्या है ये? हमारी ड्यू डेट। अब इस ड्यू डेट के अंदर जब 3 days ऑफ ग्रेस हम ऐड करते हैं, एडिशनल 3 days हम अलाउ करते हैं ड्रॉई को पेमेंट करने के लिए, इसमें हम जब ऐड कर देते हैं, दैट इज 1 अगस्त 2017 में आपने क्या किया? 3 days ऐड कर दिए, तो आपके पास आ गया 4 अगस्त 2017। बात समझ में? 4 अगस्त 2017, इसको हम टेक्निकली नाम देते हैं मैच्योरिटी डेट। दैट इज 4 अगस्त 2017। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैच्योरिटी डेट क्या है, तो आप उसे बड़े प्यार से समझाएंगे, व्हेन 3 days of grace are added in due date, it results in maturity date।
ठीक है। अगर ड्रॉई पेमेंट मैच्योरिटी डेट तक नहीं करता है, उसके बाद ही ड्रॉअर जो है वो कोई लीगल एक्शन ले सकता है। ड्रॉअर कैन टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट ड्रॉई only if ड्रॉई fails to pay up to मैच्योरिटी डेट। ड्यू डेट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट। अब इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इफ द मैच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, then preceding day will be maturity date। जो preceding day है वो हमारा जो है क्या होगा, maturity date होगा। एग्जाम्पल के तौर पर bill is drawn on 12th of July। बिल हमने ड्रॉ किया 12 जुलाई को फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर आप इसमें ड्यू डेट निकालते हैं तो ड्यू डेट बेटा आपकी आ रही है 12 जुलाई प्लस 1 मंथ कम्स आउट टू बी 12th ऑफ अगस्त। 12th ऑफ अगस्त तक जो है आपकी क्या आ गई, ड्यू डेट। अब इसमें आपने 3 डेज जब ऐड किए मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए, तो वो आपकी क्या आई, 15th ऑफ अगस्त, विच इज अ पब्लिक हॉलीडे। आपको पता है पब्लिक हॉलीडे हमारे पास साल में 3 होते हैं। कौन कौन से पब्लिक हॉलीडे होते हैं हमारे पास? पब्लिक हॉलीडे हैं 26 जनवरी, 15th of August and 2nd अक्टूबर। वैसे अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली कोई डेट एज ए संडे बताई है तो उसको भी आप पब्लिक हॉलीडे बनाओगे, समझोगे। इफ एनी स्पेसिफिक डेट इज मेंशन एज संडे, तो यहां पर पब्लिक हॉलीडे 15th ऑफ अगस्त, तो हम कहेंगे जो हमारी मैच्योरिटी डेट है वो 15th अगस्त नहीं है, वो आपकी क्या आएगी, 14th ऑफ अगस्त, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया, इफ मैच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे देन प्रीसीडिंग डे विल बी मैच्योरिटी डे। समझ में? अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज सर क्वेश्चन में गिवन होता कि 14th अगस्त इज अ संडे, जो 14th अगस्त है वो क्या है, संडे है। तो इस केस के अंदर जो आपकी मैच्योरिटी डेट है वो फिर और पीछे चली जाती, वो क्या होती, 13th ऑफ अगस्त। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो मैं नेक्स्ट बात आपको बताने जा रहा हूं, इफ मैच्योरिटी डेट इज अ इमरजेंसी हॉलीडे, वो क्या है, इमरजेंसी हॉलीडे है, देन
succeeding day will be considered. उस केस में हम succeeding day लेंगे, मतलब सपोज एग्जाम्पल आपको गिवन है बिल ड्रॉन हुआ ऑन 1 अप्रैल, ड्यूरेशन जो है बिल की वो है हमारी 3 मंथ्स, 3 महीने का बिल है, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, और आपको बोला गया 4 जुलाई इज एन इमरजेंसी हॉलीडे। इमरजेंसी हॉलीडे जैसे बैंक की स्ट्राइक्स हो गया या किसी बैंक की स्ट्राइक्स होता है जनरली, तो कि इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए या गवर्नमेंट ने किसी भी स्पेशल पर्पस की वजह से हॉलीडे डिक्लेयर कर रखा है। तो नाउ इस केस के अंदर आप देखें, आपने ड्यू डेट निकाली सबसे पहले, दैट इज 1 अप्रैल प्लस 3 मंथ्स, तो वो आपका आ गया 1 जुलाई। फिर आपने उसमें 3 डेज ऐड किए, निकाला 4 जुलाई। बट क्योंकि 4 जुलाई इमरजेंसी हॉलीडे है तो आपकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 4 जुलाई ना होकर वो क्या हो जाएगी, वो आपकी होगी 5 जुलाई। वो क्या होगी आपकी 5 जुलाई। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे लेना है, और अगर आपका पब्लिक हॉलीडे है तो हमें प्रीसीडिंग डे लेना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपको सीखना है मेरे साथ, इफ ड्यूरेशन ऑफ बिल is stated in number of days then compute due date by considering डेज ओनली। अब ये क्या पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। सपोज एक बिल ड्रॉ हुआ 1 अप्रैल को, ड्यूरेशन आपको जो बिल की गिवन है वो आपको गिवन है 90 डेज। अब आपको बोला गया फाइंड मैच्योरिटी डेट। तो आप क्या करते हो, बीइंग अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप कहते हो सर इसमें क्या है, 1 अप्रैल है, 90 डेज का मतलब कितना हो गया, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स को ऐड कर दो तो 1 जुलाई आ गया, उसमें 3 दिन ऐड कर दो तो 4 जुलाई आ गया। आप ऐसे करते हो, जो कि एकदम गलत तरीका है। आप 90 डेज को अपने आप 3 मंथ्स की एजम्पशन नहीं लोगे। सर 90 डेज 3 महीने तो होते हैं, अरे भाई 91 भी हो सकते हैं, 89 भी हो सकते हैं। आपको 90 डेज में गिवन आप कैसे करना है, ध्यान से देखिए। बिल जब ड्रॉ हुआ है 1 अप्रैल को है, इसमें आप हमेशा याद रखो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज एक्सक्लूडेड। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज एक्सक्लूडेड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अप्रैल के अंदर आपके पास एज सच 30 डेज होते हैं, बट क्योंकि ये बिल 1 अप्रैल का है तो आपके पास एक दिन माइनस करके बचे कितने दिन, 29 डेज। फिर मई के आपके पास कितने दिन बचे, 31 डेज, और ये टोटल हो गए आपके 60। फिर आपको जुलाई के कितने दिन और चाहिए, सिर्फ 30 डेज और चाहिए। तो एक तरह से आपकी ये हो गए टोटल कितने, 90 डेज। तो 30 दिन आपने लिए,
इन द सेंस जो आपकी ड्यू डेट निकल कर आई वो निकल के आई क्या, 30 जुलाई, जिसमें आप 3 दिन ऐड करोगे, 31 जुलाई, 1 अगस्त एंड 2 अगस्त। तो आपका, अच्छा यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दिया, क्या आ गया ये, 2 अगस्त एज मैच्योरिटी डेट। अगर डेज में गिवन है तो आपको कैलकुलेशन डेज में ही करनी है, और उसमें भी जो ट्रांजैक्शन डेट है उसे एक्सक्लूड करना है, मतलब 1 अप्रैल को नहीं लेना। तो अप्रैल के कितने हो गए, 29 डेज, मई में 31, अब टोटल 90 चाहिए, 60 हो चुके हैं। आप देखो अगर यहाँ तक आपके 60 डेज हो चुके तो मैंने 30 और ले लिए, तो 30 जुलाई ड्यू डेट आ गई प्लस 3 डेज, दैट इज योर 2 अगस्त। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं इस पे, थोड़ा सा दे दो सर। 1 मई 2018 बिल ड्रॉ हुआ, $60 डेज उसकी ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन उसकी जो है वो कितनी है, 60 डेज। अब ध्यान से देखिए कैसे करोगे, 1 मई को एक्सक्लूड करना है, तो मई में हमारे पास कितने दिन आए, 31 डेज होते हैं, उसमें से 1 डे आप माइनस कर दोगे तो आपके पास बचे कितने, 30 डेज। जून में होते ही कितने हैं, 30 डेज, तो हो गए आपके पूरे कितने, 60 डेज। तो अगर आप देखो जो आपकी ड्यू डेट आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 1 मई प्लस 60 डेज, दैट इज 30th जून। उसमें फिर आप 3 दिन ऐड करोगे, अब जून में होते ही आपके 30 दिन हैं, तो 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, तो ये आपके पास क्या आ गया, 3 जुलाई 2018। तो अगर डेज में गिवन है तो कैलकुलेशन डेज में ही करना है, हाँ अगर मंथ्स में गिवन है तो फिर मंथ्स के अंदर करना है। तो होपफुली आपको ये बात भी मेरी कम्युनिकेट हो रही होगी किस तरीके से हमें सारी की सारी चीज़ें करनी। अब देखिए थ्योरी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर इतने सारे कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। एक बार ये सारा पोर्शन हो जाए, थ्योरी विद प्रैक्टिकल है ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, फिर हम इसकी जर्नल पे भी आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो 2 तरीके का होता है, आफ्टर डेट और दूसरा आफ्टर साइट। आफ्टर साइट और आफ्टर डेट में क्या डिफरेंस है, अगर आफ्टर साइट है इसका मतलब ड्यू डेट विल बी कंप्यूटेड फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से आप यहां पर ड्यू डेट कंप्यूट करेंगे, और अगर आफ्टर डेट है तो ड्यू डेट विल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट बिल इज ड्रॉन। अभी तक आपने जितने मेरे साथ केस किए सब में मैंने आफ्टर डेट ही लिया है, आफ्टर साइट कहीं भी नहीं लिया। बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो हम आफ्टर डेट ही लेंगे, आफ्टर साइट तो अगर क्वेश्चन में गिवन है तभी लेना है। एग्जांपल दूं मैं आपको इसके ऊपर, ध्यान से देखिए। बिल ड्रॉ हुआ 1 अप्रैल 2017 को, बिल एक्सेप्ट हुआ 10 अप्रैल 2017 को, ड्यूरेशन 1 मंथ है। तो अगर ये बिल, मैंने बोला फाइंड मैच्योरिटी डेट इफ केस 1 बिल जो है वो क्या है, आफ्टर डेट, केस 2 बिल जो है वो क्या है, आफ्टर साइट।
कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लेना है, आफ्टर डेट। केस वन तो आप पक चुके हो कर करके, 1 अप्रैल 2017 प्लस 1 मंथ कितना आएगा, 1 मई प्लस 3 डेज तो कितना आ गया, 4 मई। केस 2 के अंदर हम कब से लेंगे, 10 अप्रैल से, क्योंकि आफ्टर साइट है। आफ्टर साइट मतलब आफ्टर एक्सेप्टेंस, 1 मंथ तो 10 में प्लस 3 डेज तो ये आपका क्या आ गया, 13 मई। तो आपको ये टर्म्स भी क्लियर हो गए, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट दोनों के बीच में हमारा क्या डिफरेंस होता है। तो अभी तक मैंने देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, डेटर बीपी होल्ड करता है, क्रेडिटर बिल्स रिसीवेबल होल्ड करता है, और किस तरीके से ड्यू डेट निकलती है, मैच्योरिटी डेट निकलती है, सारे सर्कमस्टांसेस जो है वो एक एक करके हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, एक वर्ड होता है इंडोर्समेंट। ये इस पार्ट के अंदर मैं लास्ट टॉपिक आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम रेस्ट ऑफ द चीजें कवर अप करेंगे। चलिए, एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है, जैसे मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए ने सेल करी मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, जिसे मिस्टर बी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। इनके लिए क्या बन गया, बिल्स पेबल, और ए के लिए क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब सपोज ए ने मिस्टर सी को पेमेंट करनी थी, मिस्टर ए ने पेमेंट करनी थी मिस्टर सी को, तो मिस्टर ए ने मिस्टर सी को पेमेंट करनी थी, तो मिस्टर ए ने मिस्टर सी को बोला कि भाई साहब मुझे, सपोज ये मैं बिल का अमाउंट भी लिख देता हूं 10,000 रुपए, ठीक है, और मैंने यहां लिख दिया मिस्टर ए हैज टू पे 10,000 टू मिस्टर सी। तो मिस्टर ए ने एक ऑप्शन रखा मिस्टर सी के आगे कि सर ये बिल जो है ना ये आप रख लो अपने पास, और ड्यू डेट पे जाके मिस्टर बी से पेमेंट ले लेना। मिस्टर सी इस चीज पे एग्री कर गए। मिस्टर सी ने कहा ठीक है, आप मुझे ये बिल दे दो, मैं ऑन ड्यू डेट जो पेमेंट है वो किससे ले लूंगा, मिस्टर बी से ले लूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ट्रांसफर्ड द बिल टू मिस्टर सी, नोन एज इंडोर्समेंट। इसको हम ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट। यहां पर मिस्टर ए को बोला जाएगा इंडोर्सर, जबकि मिस्टर सी को बोला जाएगा इंडोर्सी। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया, अगर आप देखें इसके पीछे एक रीजन और भी था। बिल किसने ड्रॉ किया, मिस्टर ए ने। बिल एक्सेप्ट किसने किया, मिस्टर बी ने। बट बिल होल्ड कौन कर रहा है, मतलब बिल है किसके पास, मिस्टर सी पे। मतलब मिस्टर सी यहां पर, कैन आई से हु विल रिसीव द पेमेंट, या पर्सन रिसीविंग द पेमेंट लिख देता हूं, पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट कौन है, मिस्टर सी है। तो यहां पर हम ए को क्या बोलते हैं, ड्रॉर, बी को बोलते हैं ड्रॉई, और सी को बोलते हैं पे। पे कौन होता है, पे वो पर्सन होता है हु विल रिसीव द पेमेंट।
तो मिस्टर सी यहाँ पर इंडोर्सी भी हैं एज वेल एज पे भी। बट सपोज ए ने बिल ड्रॉ किया बी को, ठीक है, ए ही पास बिल है तो क्या कहलाएगा, बिल रिसीवेबल। बी के लिए क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। अब यहां पर ए ड्रॉर है, ध्यान से समझिए जरा जो बता रहा हूं, और बी कौन है, गुड ड्रॉई। अब ए ने अगर बिल ट्रांसफर नहीं किया तो पेमेंट भी ए को ही मिलेगी ड्यू डेट पे। तो यहां पर ए दोनों है, ड्रॉर भी है और पे भी है। पे वो पर्सन है जिसको पेमेंट मिलेगी। अगर बिल इंडोर्स किया है तो पे कोई और होगा, अगर इंडोर्स नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया, तो ड्रॉर और पे क्या होंगे, सेम। तो एक चीज आपको और समझ में आई, पे विल बी ड्रॉर इफ बिल इज नॉट इंडोर्स्ड। अगर हमने बिल को इंडोर्स नहीं किया तो जो पे है वो कौन होगा, ड्रॉर होगा। बट वो नहीं होगा अगर बिल को हमने इंडोर्स कर दिया। एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसका आंसर आपको लिखना है, कितनी पार्टीज होती हैं, 3 पार्टीज। कौन कौन, ड्रॉर, ड्रॉई और पे। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, 3 पार्टीज। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी। तो ये मैंने एक बड़ा बेसिक डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके आगे का जर्नल एंट्री वाला पोर्शन मैं आपसे कवर अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ टाइप ऑन गूगल ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी। ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी गूगल पे टाइप करना है, और जो भी आपको लगता है कि आपको रेटिंग्स देनी चाहिए ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी में, वहाँ पर जाके आप अपनी रेटिंग्स लिख सकते हैं और अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।